अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर रोज़ आपको वीडियोस मिलती रहें। जब रात के 12 बज रहे थे, मेरी अम्मी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अपने सर को पीट रही थी और ख़ुद को कोस रही थी और कह रही थी, अरे शबनम, हम इस बड़ी दुनिया में अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहा। शबनम, तुम्हारे अब्बा इस दुनिया को छोड़कर और हमें छोड़कर चले गए। अम्मा को रात के इस वक्त रोता देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती अब्बा हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। अब्बा की जान ना जाने किसने ली थी। अब वो अब्बा की जान लेकर चलता बना और मैं और अम्मा बस रोते रहे। अब्बा के जिस्म को खाकी से लपेटा और फिर हम लोग रोते रहे। आज घर में असलम भी आंखों में नम था। असलम हमारे घर का सबसे छोटा नौकर था। शायद वो अभी जवान नहीं था और अब्बा ने इसे हमारी खिदमत और हिफाजत के लिए रखा था। अब्बा अक्सर कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, इसीलिए अब्बा ने असलम को हमारी हिफाजत और आने जाने के कामों के लिए रखा था ताकि असलम के साथ हम लोग घर से बाहर निकले। असलम उम्र का छोटा और था तो मर्द ही, और कहते हैं भले मर्द औरत से छोटा क्यों ना हो। मैं कभी इस पर बोझ नहीं बनता। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। अब्बा घर होते या ना होते, हम लोग असलम से चीज़ें मंगवा लेते थे। हालांकि जब से मैंने होश संभाला था, असलम को घर में ही देखा था। असलम मुझसे उम्र में छोटा था, मगर वो मुझसे बड़ा मालूम होता था क्योंकि वो जिम्मेदारियां संभालता था। इसने हमसे कभी ऐसी बात ना की कि इसके साथ गैर महफूज महसूस करते। असलम हमेशा मुझे इज्जत की नज़रों से देखता था, कभी एक बात से दूसरी बात ना करता था। मैं जो कहती थी उसके हुक्म की तामील करता। लेकिन अब हमारे अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन अब असलम को इस घर से जाना था क्योंकि हमारे पास इतनी तनख्वाह नहीं थी हम लोग असलम को तनख्वाह दे सकें। अम्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे। अम्मा ने मुझे कहा, जाकर असलम को मेरे पास भेज दो। मैंने असलम से कहा, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। असलम अम्मा के सामने नज़रें झुकाए बैठा था। अम्मा ने असलम से कहा, बेटा, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें तनख्वाह दे सकें। इससे बेहतर है तुम अपने घर चले जाओ। अम्मा का इतना कहते ही असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आप कैसी बातें कह रही हैं मालकिन, मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकता। इस घर में मुझे साहब लाए थे। साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा था मेरे मरने के बाद तुम मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत करना। वो चले गए तो क्या हुआ, मैं इनके हिदायत पर अमल करूंगा। आप बेशक मुझे तनख्वाह मत दीजिए, लेकिन मैं आपका ग़ुलाम हो चुका हूँ। मैं अपने घर वालों को भी भुला चुका हूँ, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ रहूँगा। अगर आप निकालना चाहती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बस मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। काम मैं पहले की तरह करूँगा जैसे आप लोग होते थे। काम वगैरह, सौदा सलफ लाना और गुड़िया बीबी को बाहर लेकर जाना। असलम की बातें सुनकर अम्मा को सहारा हो गया और मुझे खुशी हुई। वो एक मुलाजिम नहीं था। हम तो अब्बा से हमेशा कहते थे, आपने मुफ्त में तनख्वाह खोर रखा है, ये तो घर का कोई काम भी नहीं करता। लेकिन आज असलम की वफादारी देख ली थी। इसकी उम्र भी कम थी, लेकिन इसने बहुत समझदारी वाली बात की थी। इसने कह दिया कि वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने साहब से वफादारी कभी भी नहीं तोड़ेगा। असलम की बातों ने अम्मा को सहारा दे दिया और मुझे खुशी। अब असलम हमारे साथ रहने लगा और असलम अभी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। अगर वो उम्र में छोटा था, लेकिन अभी बड़ा होता जा रहा था। इसकी खूबसूरती और भी वजाहत इसके चेहरे पर संजीदगी से चमक रही थी। अब्बा के मौत को भी अभी 1 हफ्ता हुआ था और हमारे घर में राशन का सामान ख़त्म हो चुका था
उस दिन असलम भी घर से निकल चुका था। हम लोग समझ गए थे असलम हमारे घर के तंग दस्ती से बेजार होकर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन जब असलम वापस आया उसके हाथ भरे हुए थे, राशन फल वगैरह लेकर आया था। अम्मा ये देखकर अम्मा ने उससे पूछा, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? वो कहने लगा, अब आप इस बात की फिक्र ना करें, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अम्मा ने हैरत से असलम को देखा। अम्मा की नज़रों में हैरत थी। बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम कुछ कमा भी नहीं पाते, फिर ये पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? और ये सामान फल वगैरह राशन वगैरह कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने दुकान से पैसे उधार तो नहीं लिए हैं? मालकिन मैं कभी उधार मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मालकिन आप दिल खोलकर सामान इस्तेमाल कीजिए, आप मुझ पर ये सवाल मत पूछिएगा मैं कहाँ से लेकर आता हूँ। असलम ने बड़े रौब से कहा, मुझे पहली दफ़ा महसूस हुआ असलम वाकई मर्द है, लेकिन अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिसके हम कोई बात पूछें तो वो डरा या सहम जाए। अब वो एक भरपूर आदमी की तरह बातें करता था। हालांकि उम्र उसकी अभी भी कम थी। आज फिर वही बात हुई जिसने मुझे शक और वसवसे में डाल दिया था। अम्मा ने मुझे कहा, बेटी असलम को कहो मेरे कमरे में आए। उस वक़्त मगरिब का वक़्त हो चुका था। अम्मा किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई। उन्होंने आज रंगीन कपड़े पहने हुए थे। अब्बा के वफ़ात के बाद अम्मा हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करती थी, लेकिन आज तो अम्मा ने रंगीन कपड़े पहन रखे थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई। पता नहीं क्यों अम्मा का मुस्कुराना और उनका रंगीन कपड़े पहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शौहर के मौत के बाद अमूमन औरतें अपने रंगीन कपड़ों को महरूम रखते हैं। लेकिन मैं ये क्या देख रही थी? मेरी अम्मा ने सुर्ख कलर का जोड़ा पहन रखा था, लेकिन इनके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। लेकिन वो आज निढाल नज़र रही थी, जैसे कि वो ख़ास बात करने जा रही थी। मैंने असलम को बुलाया, उनके कमरे में लेकर गया, जैसे कि असलम मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैं भी वही सामने संदूक पर बैठी हुई थी। पहले तो अम्मा हिचकिचा रही थी, फिर मुझे कहने लगी, गुड़िया तुम बाहर जाओ और जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। अम्मा की बात तो मुझे बिजली बनकर गिर पड़ी। मैंने अपनी माँ से तो कभी तवक्को ना की थी वो असलम को घर की फ़र्द की तरह रखे, लेकिन वो महरूम तो नहीं था। लेकिन अम्मा जिस तकलीफ़ के साथ उससे बात कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ ख़त्म होता जा रहा था। अम्मा ने मुझे बाहर जाने का कहा तो मैं भड़क उठी। अम्मा भी इसी कमरे का फ़र्द हूँ, मैं भी इसी घर का फ़र्द हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे सामने कीजिए, मेरे बगैर क्यों करेंगे? मैं ये बात सुनना था कि अम्मा के आंखों में गुस्से वाले शोले नज़र आने लगे थे। अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हें जितना कहूँ उतना ही ज़बान चलाया करो, ज़बान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार कह रही हूँ तो चली जाओ, दूसरी बार मुझे कहना ना पड़े, वरना मैं इस कमरे से खुद उठकर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं तो तुम जिंदा क्यों हो? अम्मा की कड़वी बातें सुनकर मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा ने पीछे से उठकर खुद दरवाज़ा बंद किया, मगर हमारे घर के दरवाजे ऐसे थे जिनसे आवाज़ आर या पार नहीं होती थी। शायद इसी वजह से अम्मा ने मुझे कहा था कि कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद कर देना। असलम नज़रें झुकाए बैठा था और अम्मा ने सुर्ख कलर का जोड़ा पहना था। अम्मा आखिर क्या बात कर रही होगी? मैंने सोचा मैं छुपकर सुनने की कोशिश करूं। दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई आवाज़ ना आई। मैंने देखा अम्मा ही बोल रही थी। 2 घंटे में बाहर चक्कर लगा रही थी। मैं हैरान थी, ऐसी कौन सी बात है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक जब 3 घंटे गुजर गए तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा झट से खोल दिया ताकि जल्दी जल्दी से बातें सुन सकूं। मैंने दरवाजे के बंद से बातें नहीं सुन सकती। ये देखकर मैं हैरान रह गई। अम्मा तो सर पर पट्टी बांधे लेटी थी, जैसे काफ़ी देर से ऐसी हालत में है, जबकि असलम कमरे में कहीं भी नहीं था। ये देखकर मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा असलम कहाँ चला गया? जब मैं यहाँ से गई तो असलम यहीं पर था, लेकिन जब मैं आई हूँ असलम तो नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? असलम कहीं भी गया हो? मेरी बात सुनने के बाद अम्मा ने मुझे धत्काने वाले अंदाज में कहा। अम्मा ने कहा तो मैं हैरान रह गई। जब मैं गई तो असलम कमरे में था, लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ। असलम
तो छोटे दरवाजे से चला गया होगा। अम्मा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का दरवाजे के पास खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ने असलम से ऐसी कौन सी बात कर दी। वो छुपकर पिछले दरवाजे से छोटे बाहर चला गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आता। मैंने अम्मा से मज़ीद कुछ नहीं पूछा, लेकिन किचन में चाय बनाने के लिए आई थी क्योंकि सुबह मेरा इम्तिहान था। मुझे चाय पीनी थी क्योंकि मैं सारी रात जागना चाहती थी। मैंने किचन में जाकर चाय के सामान रखे तो तभी दरवाजे पर खटखटा महसूस हुई। मैं बाहर आई तो मैंने देखा असलम कुर्सी पर मेरे कमरे के दरवाजे के सामने बैठा है। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे कमरे के सामने कुर्सी पर बैठे हो? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? असलम की आवाज़ की गरज सुनकर मैं हैरान रह गई। आज असलम के लहजे में इतना एतमाद था, मैं पिछले 10 सालों में कहीं नहीं देखा। ज़िंदगी में मुझे पहली बार इतनी महसूस हुई कि इतनी हिम्मत तो असलम में आज से पहले कभी ना थी। मुझे इसका यूं अचानक सर उठाना बहुत बुरा लगा। मैं भी उससे उलझ पड़ी। तुम्हें यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है अब्बा के बाद तुम हमारे चौकीदार बनकर रहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। मेरे अब्बा के बाद मैंने अपनी हिफाजत खुद की है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। खबरदार जो तुमने दोबारा मेरे कमरे के आगे बैठने की जुर्रत की। देखो तुम अभी अंदर चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असलम की बढ़ती जुर्रत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। अम्मा के होते हुए वो मुझे बातें सुना रहा था। मैं अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी ताकि असलम की शिकायत लगा सकूं। वो हरकत की जो मैंने सोच भी नहीं सकती। आगे बढ़कर उसने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे खबरदार की। अगर तुम अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असलम की हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा मज़ाहमत कर लूँगी शायद वो मुझे नुकसान पहुँचा दे। वैसे भी मुझे इसकी नीयत अजीब लग रही थी। मैंने असलम से और कोई बात ना की, वहीं पर रुक गई और फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। यकीनन ये हिम्मत इसकी तो नहीं थी, इसके अंदर मेरी माँ का एतमाद था। अब मैं इस एतमाद की वजह जानना चाहती थी। सुबह हुई तो मैं फ़ौरन अपने माँ के कमरे में पहुँची। मेरा अंदाज़ बदतमीज़ी और गुस्ताखी वाला भी था। ये बात मैं मानती हूँ, असलम ने ऐसी हरकत की थी। मेरा इसे अम्मा के सामने जलील करने को दिल चाह रहा था, लेकिन अम्मा ने असलम के बारे में मुझसे कोई बात ना की। मैंने खुद ही इसका जिक्र छोड़ दिया। अम्मा अपने असलम को ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है। कल रात उसने मेरे साथ हरकत की थी। उसने मुझसे कितनी बदतमीज़ी की। बेटी अब वो हमारा मुहाफिज है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा इससे कितनी मोहब्बत और शफकत देते थे। तुम इसकी दुश्मन क्यों बनी हो? वो हम सब की तनख्वाह थोड़ी ना ले रहा है। इसको हमसे कोई लालच तो नहीं है। वो दिन रात हमारे पास बैठा है। इसका अपना भी ख़ानदान है। अगर ये चाहे तो वहाँ भी जाकर रह सकता है। इसे तुम मजबूर मत करो वो हमें छोड़कर चला जाए। अम्मा की बेहिजामत बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। अम्मा मुझे वैसे तो लगता है असलम आपका सगा बेटा है। खुदा ना करे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। अल्लाह ही ना करे वो मेरा सगा बेटा हो। और हाँ, तुम जो इसके साथ बुरा पेश आ रही हो ऐसा सोचना भी मत कि वो मेरा सगा बेटा है। तुम इससे जो बुरे तरीके से पेश आ रही हो। अम्मा की बातें सुनकर मैंने शक गुजारा। अम्मा हाँ, मुझे किसी नौकर को अपने भाई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है तो मुझे बुरा लग रहा है। इसीलिए अम्मा आपने इसे इतनी झूठ क्यों दे रखी है? वो समझता है इस घर का मालिक तो वही है। मुझे तो लगता है इसको इस चीज़ का लालच है क्योंकि मैं यहाँ से ब्याह करके चली जाऊँगी। पीछे से वो घर इसका बन जाएगा, ये घर का मालिक बन जाएगा। अम्मा ने तो इसे अब्बा की जगह दे रखी है। अम्मा ये हमारा बाप तो नहीं हो सकता। मेरी बातें सुनकर अम्मा का रवैया बदल गया, जिससे ये पता चलता था कि अम्मा को ये बात बुरी लगी थी। अब वो खामोश हो गई थी। असलम की हिमायत ऐसे कर रही थी जैसे वो उसका सगा बेटा हो। आज मैंने देखा असलम का रवैया भी बदल चुका था। आज पिछले दिन की तरह अम्मा ने मुझे कहा तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे असलम से ज़रूरी बात करनी है।
आपने जाना है तो चली जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अम्मा ने मुझे गुस्से वाली निगाहों से देखा, जैसे अभी वो मुझे खा जाएगी। खुद ही कमरे से बाहर चली गई और असलम भी उसके पीछे चला गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। अम्मा अब असलम को मुझसे तंजी दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर अम्मा ने बाहर से बंद कर दिया था। मैं खून के आंसू रोने लगी। मैंने सोचा कल मैं अपने मामू के घर चली जाऊंगी, इन्हें सारी रवायात बता दूंगी ताकि उन्हें भी पता चले अम्मा क्या कर रही है। एक नौकर को बाहिजामत दे रही है, मेरा दिल दुखा रही है। मगर इन सब की नौबत ना आई। अम्मा जैसे ही कमरे में वापस चली आई तो उन्होंने मुझसे एक अजीब बात कह दी, जो आज से पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा मुझसे कहने लगी, देखो बेटी, असलम इस घर का पला बड़ा है। मैं भी इसे जानती हूँ और तुम्हारे अब्बा भी इसे अच्छे से जानते हैं। तुम इस हकीकत को कबूल कर लो, असलम इसी घर में मुहाफिज है। मैं जायदाद वगैरह किसी के नाम नहीं कर सकती। इससे अच्छा है हम इसके साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक बना लें। इसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अम्मा, क्या एक नौकर के साथ रिश्तेदारी? लेकिन वो हमारा सगा कभी नहीं हो सकता, हम चाहे जितनी मर्जी कर लें। अम्मा की बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैं बोली, अम्मा, सगे के अलावा और भी रिश्ते होते हैं बेटी। रिश्ते तो हसास और उम्मीद के होते हैं। मैं चाहती हूँ हम इसके साथ दूसरा रिश्ता कर लें। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर झटक दी। मैंने कहा, मैं कल मामू के घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मामू के घर जाने से सख्ती से मना कर दिया। मुझे अब मजीद गुस्सा आने लगा। आज से पहले आपने मुझे नाना जान के घर से कभी नहीं रोका। आज तो अम्मा के तेवर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे लग रहा था अम्मा जैसे मुझे खा जाएगी। मेरी खुशकिस्मती उस दिन मामू की कॉल आ गई। मामू कहने लगे, बेटी, तुम्हें तुम्हारी मुमानी याद कर रही है, कल तुम हमारे घर आ जाना। अभी मामू के बात कर रही थी कि अम्मा मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। इतने में असलम मेरे कमरे में दाखिल हो गया और फ़ोन छीनने लगा। आपको खुदा का वास्ता है, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपकी माँ बहुत दुख होगा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं अपने ननियाल जाऊँगी। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरी तरफ आँख उठाकर देखने की कोशिश की तो असलम फिर भी अपनी सफाइयाँ देने लगा। एक रोज़ मैंने उसके मुंह पर तमाचा मार कर रख दिया। सुकून मिला तुम्हें मेरा तमाचा खा के? असलम तो जैसे पत्थर बन चुका था। वो मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था, जैसे किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी हो। मैंने कहा, क्या बात है, तुम हर मामले में बढ़ चढ़ कर बोलते हो। ये मेरे माँ बाप का घर है, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ जाऊँ। आइंदा तुम्हें सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर इसी में है आइंदा मेरे मामलात में दखल नहीं करना। मेरी बात यही तक थी तो अम्मा कहने लगी, माफ़ी मांगो असलम से। असलम एक मर्द है, मर्द के लिए अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बनाई है। मर्द की हमेशा इज़्ज़त किया करो, इससे माफ़ी मांगो। मर्द ज़ात की अल्लाह ताला ने इज़्ज़त करने के लिए औरत को बनाई है। अम्मा, मर्द ज़ात की नहीं, शोहर, भाई और बाप की इज़्ज़त करने के लिए औरत को बनाई है। मैं किस हिसाब से इससे माफ़ी मांगूँ? ये तो मेरा नौकर है, मेरा मालिक थोड़ी ना। ये तो मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी। अम्मा ने असलम को कमरे से बाहर भेजा और मुझे सामने बिठाकर माफ़ियाँ मांगने लगी। देखो बेटी, मुझे माफ़ कर देना, जो बात मैंने कर दी मुझसे गलती हुई है, इस गलती के लिए माफ़ कर देना। तुम बताओ हमारा साथ कौन देगा, तुम्हारे मामू या तुम्हारे चचा, जिन्हें सिर्फ हमारी दौलत की लालच है? मैं तो कहती हूँ हमें असलम के साथ रिश्तेदारी करनी चाहिए, हमें इसी में फ़ायदा होगा। अम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझे साफ अल्फाजों में बता दें। बेटी, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार करती हो, अगर तुम मुझे माँ समझती हो तो कहो, मैं जो कहूँगी तुम्हें माननी पड़ेगी। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अम्मा, मैं क्या करूँ? बेटी, तुम असलम से निकाह कर लो। असलम को शादी के लिए मैं मिनटों में राज़ी कर लूँगी। वो जो तुमसे शादी कर लेगा, इसे इस घर में रुतबा मिलेगा, ऐसा रुतबा जिसे कोई छीन नहीं सकता। फ़िलहाल जो हमारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं वो असलम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
इससे अच्छा है तुम असलम के साथ शादी कर लो, वो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और असलम तुम्हारा शौहर बनकर इस घर में बड़े रुतबे के साथ रहेगा। तो अम्मा तुमने मेरा नौकर के साथ शादी करने का मंसूबा बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो अम्मा पर तंजल बना रही थी। मैंने सोचा शायद अम्मा और असलम के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा सर पकड़कर बैठ गई। जब असलम की बात हुई तो असलम की बात की वजह से मैं परेशान हुई थी। बस बेटी तैयार हो जाओ, सुबह को तुम्हारा असलम के साथ निकाह करवा रही हूँ। तुम जानती हो जब तुम्हारी शादी असलम के साथ हो जाएगी, जो तुम्हारे बाप के रिश्तेदार हमारे दौलत पर नज़रें जमाए बैठे हैं, उनकी नज़रें भी अपनी दौलत पर पड़ जाएंगी और हमारे दौलत से इनकी नज़रें हट जाएंगी। बहुत ही गंदे लोग हैं जो हमारे दौलत पर नज़रें जमाए बैठे हैं। इन्हें पता है इनका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए ये बेटी को ब्याह देंगे। इसके बाद ये घर और जायदाद इनका हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोचा असलम इतना बुरा तो नहीं है, इससे शादी कर लेती हूँ। असलम के साथ शादी करने के बाद एक और तूफान खड़ा हो गया। जो झूठा इल्ज़ाम था वो झूठा इल्ज़ाम हम पर मोहल्ले वालों ने डाल दिया था। आखिर हमें वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा। असलम के साथ मेरा निकाह हुआ और मेरे चचाजाद बहन भाई इन्हें हमारे मोहल्ले वालों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई। पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दी दोनों माँ बेटी का शौहर एक ही है। मेरी माँ के वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी माँ तो असलम को अपने बेटों जैसा समझता था, मगर लोगों को शायद यही बात बुरी लगी। उन्होंने नौकर को अपना सगा बेटा बना लिया। अगर मेरी अब्बा के रिश्तेदार इतने सगे बनते हैं तो उनको मेरी परवाह होती। उनको तो सिर्फ हमारे दौलत की परवाह है और कुछ भी नहीं। अगर मेरे अब्बा के रिश्तेदारों को मेरी थोड़ी भी परवाह होती तो असलम जैसे इंसान के साथ मेरी शादी कभी भी ना करनी पड़ती। असलम जैसा भी है मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरा शौहर है और वो मेरा फ़र्ज़ भी है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरे लिए मुहाफ़िज़ बनाकर भेजा। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।